तो हेलो सिपाहियों, तो आज जिस कहानी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी होने वाली है जिसमें मेन कैरेक्टर भी कमाल का है और साथ ही हमारी मेन हीरोइंस भी। और मैं भी हो सकता है कि इस कहानी को शायद पहले से किसी ने एक्सप्लेन कर रखा हो, पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया ये एक्सप्लेनेशन आपको बाकी सभी से ज्यादा मजे देने वाला है। आपको हंसी आएगी, आपको मजा आएगा और साथ ही इस कहानी में इमोशंस महसूस होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप बैठकर किसी मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। और क्योंकि इस सीरीज के कुछ ज्यादा चैप्टर्स हैं, तो अगर इस वीडियो पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और कम से कम भी 300 से ज्यादा कमेंट्स होंगे तो सीरीज के लगातार एपिसोड्स लाए जाएंगे। तो आपको बस इस वीडियो के नीचे अच्छे से सपोर्ट दिखाना है और मैं भी हो सकता है कि अगर इस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है तो इसके लगातार हर एक 3 एपिसोड्स आएंगे। सो एनीवेज, चलो अब चलिए इस कमाल की कहानी को शुरू करते हैं। अंधेरी रात के मौसम के वक्त हम जंगल में घायल देखते हैं 2 लड़कियों को जिन्हें काफी गहरी चोटें लगी थी। और वो दोनों लड़कियां थी फ्लावर ग्रुप से और एक का नाम मान के चलते हैं किरण था और दूसरी का संध्या। और वो दोनों एक पत्थर के पीछे छुपे हुए थे एक ग्रुप से जो कि उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पड़ रखा था। और उस ग्रुप को लीड करती वो लेडी उन्हें बताती है कि वो लोग एम्प्रेस को गुस्सा दिलाकर यहाँ से नहीं भाग सकते और क्योंकि उन लोगों ने इतना बड़ा पाप किया था तो वो उन दोनों लड़कियों को यहाँ से जिंदा तो नहीं जाने देंगे। जिस बात पर चिढ़ती किरण बाहर आती उन पर चिल्लाती है कि आखिर उन्होंने क्या ही पाप किया था, बस उनकी वूची सेरेमनी सेक्ट में पार्टिसिपेट लेने के अलावा। और एक्चुअली में किरण और संध्या ने उन सभी लोगों को देखा था हेवन एंड अर्थ रिचुअल का इस्तेमाल करते एक आदमी की मूर्ति की पूजा करते हुए। और बातों ही बातों में किरण ने उस व्यक्ति के बारे में कुछ उल्टा शब्द कह दिया था और वो बात सुनकर वो बूजी सेक्ट के लोग इतना गुस्सा हो गए थे कि वो उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पड़ गए। और किरण चिल्लाती बता ही रही थी कि बूजी सेक्ट तो सच में एक डिमोनिक सेक्ट की तरह है जो इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा कर लेते हैं। जो बातें सुनकर वो बूजी सेक्ट की लेडी बताती है कि जिस व्यक्ति की उन्होंने बेइज्जती की थी वो व्यक्ति यहाँ के एम्प्रेस का मास्टर था। जो बात सुनकर किरण और संध्या की बेशक पड़ जाती है क्योंकि उन्होंने सीधे एम्प्रेस के मास्टर यानी जाने माने लेजेंडरी डीमन सुप्रीम की बेइज्जती की थी, जो कि लोटा सिर्फ एम्प्रेस का ही मास्टर नहीं था बल्कि साउथ के पॉइजन सुप्रीम का भी और साथ ही वांशी सिटी के ब्लड थर्स्टी असैसिन का भी। तो इसका मतलब ये था कि किरण और संध्या ने एक इतने बड़े डीमन सुप्रीम की बेइज्जती की थी और उनकी एम्प्रेस ने ये पहले से ही उन पर बहुत एहसान किया था कि यहाँ पर वो उनके पूरे खानदान की जिंदगी नहीं ले रही थी। फिर बूजी सेक्ट की वो लड़ी उन पर एकदम तेजी से हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन उससे पहले वो उन दोनों को कुछ कर पाते। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा बिजली का ब्लास्ट करता है और वहाँ पर सभी एकदम हैरान हो गए थे कि आखिर ये इतना ताकतवर हमला कहाँ से आया था। कि संध्या और किरण भी सोच रहे थे कि आखिर ये कौन सी ताकत थी जिसने अभी अभी उनकी रक्षा की थी। यहाँ ये चीज कम नहीं थी कि वो सभी लोग आसमान में देखते हैं कि वहाँ के बादल मंडराकर एकदम घूमने लगे थे। मौसम एकदम खतरनाक हो चुका था, तूफान और बिजली हर जगह पर फैल रही थी। और वहीं आसमान के सेंटर के बीच में हम देख पाते हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम था शनिये और एक्चुअली में वही शुआंजी सेक्ट का फॉर्मर हेड था। और इस वक्त शुआंजी सेक्ट की लीडर वो एम्प्रेस थी और ये एक्चुअली में उसी एम्प्रेस का मास्टर था जो कि कई सालों तक अपनी कल्टीवेशन के दौरान गायब था। और यहाँ पर शनिये सोच रहा था कि 100 साल लगातार कल्टीवेशन में कैद होने के बावजूद भी वो अभी तक इस रैम के पार नहीं जा पाया था। पर अपनी फिजिकल बॉडी को देखकर वो ये जान पा रहा था कि वो पक्का एक इमॉर्टल बन चुका था और उसकी ताकतें बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। और इस वक्त ये तूफान और बादल सबका सब कुछ उसी की करतूत थी जो न जाने सेंचुरी सालों बाद अपनी ट्रेनिंग से जागा था। और वैसे ही पहाड़ी के ऊपर अपनी ताकतों को टेस्ट करने के लिए वो अपने हाथों को इधर उधर घुमाकर वार करता है कि यहाँ पर उसे पता नहीं था वो वार उसी शुआंजी सेक्ट की लेडी की तरफ कहीं से बढ़ते आते हैं। और वहाँ पर वो सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये कौन सा ताकतवर व्यक्ति था जो इन दोनों लड़कियों की रक्षा कर रहा था। और वो शनिये को कहीं भी देख तक भी नहीं पा रहे थे कि शुआंजी सेक्ट की वो लेडी किरण और संध्या पर चिल्ला रही थी। पर वो दोनों भी खुद उसकी बराबरी की एकदम कंफ्यूज थी कि वो लेडी बताती है सभी के सभी सुनो, यहाँ पर कोई बहुत ही ताकतवर एक्सपर्ट है जो इनकी रक्षा कर रहा है और हमें फटाफट इस बात के बारे में सेक्ट लीडर को जाकर रिपोर्ट देनी होगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है कि यहाँ पर पहाड़ियों के ऊपर शनिये अपनी एबिलिटीज की तारीफ कर रहा था कि सच में उसकी बॉडी पहले से बहुत ही ताकतवर हो गई थी। तभी ध्यान से निचले की जगह पर देखकर वो नोटिस करता है कि जिस जगह पर उसने अपने हमले फेंके थे वहाँ पर 2 घायल सी लड़कियां मौजूद थी। और वो एकदम डर जाता है कि शायद उन दोनों की ये हालत उसकी वजह से हुई थी और उसने इतना बड़ा कांड करने के बाद उनको नोटिस तक भी नहीं किया। मैंने उन्हें चोट तो नहीं पहुंचा दी ना? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई ना हो। अब जो भी हो फटाफट जाकर इनका हाल पूछना पड़ेगा। और फिर वैसे ही शनिये फटाफट उनकी तरफ तेज से बढ़ता आने लगता है। और यहाँ पर किरण और संध्या भी नोटिस करती है कि उनकी तरफ वो व्यक्ति आ रहा था जिसने उनकी रक्षा की थी। कि यहाँ पर शनिया की लैंडिंग करते एक धमाके की तरह आवाज आती है क्योंकि शनिया की बॉडी बहुत ही ताकतवर थी और वो दोनों बहनें भी इस तेज चीज से एकदम पीछे होने वाली थी। और इसी बात का फायदा उठाकर भी किरण ने संध्या के डर और इस धमाके से डरने का फायदा पूरा उठाया था। कि खैर शनिया की लड़ने कितनी खतरनाक थी, पहाड़ की चोटियां तक भी उससे टूट गई थी। फिर टाइम बाद शनिये उन दोनों से पूरी जानकारी लेता है। उसे पता चलता है कि कैसे उन दोनों लड़कियों ने एक बूजी सेक्ट की मूर्ति के बारे में कुछ कह दिया था जिससे बूजी सेक्ट के लोग एकदम गुस्सा हो गए, उन दोनों को काटने के लिए उनके पीछे पड़ गए थे। और ये बूजी सेक्ट का नाम सुनकर शनिये सोच रहा था कि इस सेक्ट का नाम तो काफी उसके सेक्ट से मिलता जुलता था और इस एम्प्रेस का टाइटल भी उस
उसके लिए काफी जाना माना सा लग रहा था। पर खैर इन बातों के बारे में उसके पास ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी आंखें न जाने कितने सालों बाद खोली थी। और शैन्या ने बताता है, पर ये जो तुमने मुझे बात बताई है कि तुम्हें वो बस इस बात के लिए मारना चाहते थे क्योंकि बस तुमने गलती से एक मूर्ति की बेइज्जती कर दी। अगर यहाँ पर मेरे डिसाइपल या नैर होते वो पक्का कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने देते। पर यहाँ पर शैन्या को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक्चुअली वो एम्प्रेस उसकी डिसाइपल ही थी। और यहाँ पर किरण भी इस बात पर एग्री करती बताती है कि पक्का शैन्या की डिसाइपल भी काफी कमाल की होगी, पक्का एकदम अच्छी होगी। यहाँ पर उसकी बहन संध्या को शायद थोड़ा बहुत इस बात का अंदाजा हो गया था, क्योंकि शायद संतरों के साथ साथ संध्या का दिमाग भी किरण से ज्यादा बड़ा था। और शैन्या उन्हें ये बताकर वहाँ से जाने लगता है कि इतने टाइम बाद जाकर उसे फटाफट अपने कितने काम करने थे, तो अगर उन्हें कभी फिर से मौका मिला तो वो बाद में कभी मिलेंगे। और वैसे ही एक पल में उठकर वो वहाँ से गायब हो जाता है कि उसे जाते हैं वहाँ से देखते हैं। किरण खुश होती अपनी बहन संध्या को बताती है कि सच में ये एक्सपर्ट तो एकदम कमाल का था, जो कि एक ही पल में वहाँ से उठकर गायब हो गया। और ऊपर से एकदम दिल का भी अच्छा, वो भी कभी भविष्य में उसके जैसा ही बनना चाहती थी। यहाँ पर संध्या एकदम डर गई थी और फटी हुई हालात में एकदम डर कर वो किरण को एक बात बता रही है। बंदे ने बताया था कि अभी अभी इस बंदे ने बताया था कि उसकी डिसाइपल का नाम लुआन यानर था, और जो एम्प्रेस अभी अभी उनके पीछे पड़ी थी उसका नाम भी तो आखिर लुआन यानर था। यानी इसका मतलब था जिस मूर्ति की उन्होंने बेइज्जती की थी शैन्य ये वही व्यक्ति था, उस एम्प्रेस का मास्टर। यहाँ हवा में उठता शैन्य अपने मन ही मन सोच रहा था, आखिर मेरे प्यारे डिसाइपल अभी क्या कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ काबिल बने होंगे, और आखिर मुझे सबसे पहले किससे मिलना चाहिए। और फिर हमें थोड़े से पहले टाइम का सीन दिखाया जाता है शैन्य के सक्लूशन स्टेट में जाने से पहले का। और उस टाइम पे जंग का टाइम चल रहा था, और उसकी डिसाइपल छोटी यानर उससे पूछती है कि क्या उनके मास्टर सच में उन्हें छोड़कर उनसे अकेले जा रहे थे। जिस बात पर शैन्य बताता है, चिंता मत करो, तुम्हारे मास्टर ने पहले से ही ज्यादातर धोखेबाजों को मार दिया है, और अगले 100 साल तक कोई भी मेरे शुआंजी सेक्ट पर हाथ तक भी नहीं डाल सकता, तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। पर यानर इस बात पर रोती हुई नहीं मानती। वो रोती बताती है कि वो नहीं चाहती कि मास्टर उनके उन्हें छोड़कर जाए, क्योंकि मास्टर उसके लिए सबसे जरूरी थे। जिस बात पर चिल्ला था शैन्य बताता है कि उसने अपनी सभी स्किल्स का इस्तेमाल किया था सिर्फ ताकि उसके सभी डिसाइपल्स भविष्य में चैन की जिंदगी जी पाए। भले ही वो उसका मास्टर था, पर वो हमेशा ही उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा, और ये बात उन्हें समझनी चाहिए। और फिर सभी शुआंजी सेक्ट और यानर को ये बात को साफ करता है और उन्हें इस चीज की कमांड देता है, और सभी को बताता है आज के दिन से मेरे सेक्ट के सभी डिसाइपल अपनी काबिलियत को बढ़ाएंगे, और मेरे 100 सालों की सक्लूशन स्टेट तक तुम सभी को एकदम कामयाब होना पड़ेगा। और यही बात अपने सभी डिसाइपल्स को बताकर उसने उनसे अलविदा ली थी। और आज 100 साल बीतने के बाद वो फाइनली जा गया था, और वो काफी उत्सुक था ये जानने के लिए कि आखिर पूरे 100 सालों के बाद क्या क्या चीजें बदली होगी। और उस माउंटेन का व्यू तो उसे सच में कमाल का लग रहा था, और वो जगह भी सच में काफी बड़ी और आलीशान सी थी कि जब वो उस जगह पर एंट्री करता है सभी लोग उसे ऐसे घबराए देखने लगते हैं जैसे कि उसने कुछ गलत कर दिया। पर वो उन लोगों पर ज्यादा ध्यान न देता, बस इधर उधर का माहौल देख रहा था कि तभी उसका ध्यान पड़ता है उस जमाने के स्टिक्स वाले टॉयज पर, जो कि उसके जमाने में भी काफी पॉपुलर हुआ करते थे। कि जब शैन्य उसे उठाकर देखता है वो एक्चुअली में एक पपेट थी, जिसकी शक्ल उसे न जाने क्यों थोड़ी थोड़ी अपनी शक्ल से मिलती जुलती लग रही थी। और वो एकदम कंफ्यूज हुआ दुकान के मालिक से पूछता है कि आखिर ये छोटी सी और अजीब सी मूर्ति किसकी थी। कि यहाँ पर वो दुकान का मालिक एकदम घबरा गया, सभी मूर्तियों को फटाफट अंदर करता दुकान को बंद करता बताता है कि वो बस छोटा मोटा काम चलाता है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया। और साथ ही उसे ये भी बताता है कि उस डिवाइन डेटी की मूर्ति शैन्य अगर 3 कदम ऊपर मुड़कर देखेगा तो उसे दिख जाएगी। और जब शैन्य भी बिल्कुल वैसा करता है, ऊपर उससे एक बहुत ही बड़ी मूर्ति देखने को मिलती है। और वो घबराया हुआ सोच रहा था कि आखिर उस मूर्ति वाले बंदे ने बिल्कुल ही उसके जैसे कपड़े क्यों डाल रखे थे। और उस मूर्ति के ऊपर ही वो लिखा देखता है, वहाँ पर बूची सेक्ट लिख रखा था। जिस बात से कंफ्यूज हुआ शैन्य सोच रहा था आखिर ये बूची सेक्ट नाम शुआंजी सेक्ट से क्यों मिलता है। और पहले पहले दोनों लड़कियों ने भी कहा था कि उन दोनों के पीछे बूची सेक्ट के लोग पड़े थे। कि तभी वहाँ पर एक आदमी वहाँ के कुछ सिपाहियों को लेकर आ गया था, ये बताकर कि सिटी में कैसा बताया था जो देती की नकल करने वाले कपड़े डाल कर आया था, और साथ ही उन देती का मजाक भी उड़ा रहा था। और इस क्राइम की सजा देने के लिए वो आई लेडीज बताती हैं कि अगर कोई भी उनके लॉर्ड की बेइज्जती करेगा इस क्राइम की सजा सीधे उसको मौत ही मिलेगी। कि शैन्य समझ गया था ये पक्का उसी बूची सेक्ट की बंदियां होगी। और वो ने बताता है आखिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मैंने यहाँ पर खुद के अपने कपड़े डाल रखे हैं। और उससे जरूरी बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर वो बड़ा सा अजीब सा स्टैचू किसका है। और उसके ये कहते ही वो सभी की सभी लेडीज अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करती शैन्य पर हमला करने को टूट पड़ती है। और वहाँ पर उन सभी ने अपनी स्किल्स सोलिफाइड चार्टिक स्टार का इस्तेमाल किया था, और हर एक जगह से रस्सियों का वार कर वो सभी के सभी मिलकर शैन्य को बंदी बना लेती है। और शैन्य भी रियलाइज करता है कि शायद अब बात करने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। तभी एक ही पल में अपने हाथ को थोड़ा सा हिलाकर वो उन सभी रस्सियों से आजाद हो जाता है, और उन्हें बताता है कि अगर वो चुपचाप उनकी बात सुनेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर वो लेडीज भी हैरान होती पूछती है कि ये गोल्डन लॉक तो उनको उनके मास्टर ने दिया था, और इस फॉर्मेशन को उनके मास्टर के अलावा कोई भी नहीं तोड़ सकता था। और अगर आएगा इस व्यक्ति ने ये लॉक तोड़ दिया था तो शायद इसका यही मतलब हो सकता था कि ये उनकी एम्प्रेस का मास्टर वापस आ गया था। और आपस में इशारों से बातें करती सभी एक बात और फैसले पर एग्री करती है, और अगले ही पल अपने उन कपड़ों को उतारने लगती है, और वो भी दिन में। और शैन्य ये नजारा देखता एकदम कंफ्यूज हुआ, उन्हें बताता है बस करो तुम्हारी ये टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं आएगी। देखो मैं अपने आप पर एकदम कंट्रोल रखा, और साथ ही शर्म करो तुम पूरे बाजार में ये करेगा कि
तभी उन सभी लेडीज ने उन कपड़ों के नीचे भी कुछ कपड़े डाल रखे थे जो कि एक तरह के मेड वाले कपड़े थे। और कपड़ों का भेस बदलने के बाद वो सभी मिलकर स्वागत करती बताती हैं कि वो शैन्य का वापस वूजी सेक्ट में स्वागत करती हैं। जिस बात से शैन्य कंफ्यूज था क्योंकि उसका कोई भी वूजी सेक्ट नहीं बल्कि शुआंजी सेक्ट था कि वो लेडीज उसे कस के पकड़ती ले जाती बताती हैं कि वो पक्का उनकी एम्प्रेस के मास्टर थे और उनकी मैजेस्टी कब से उनका इंतजार कर रही थी। और बेशक शैन्य को समझ नहीं आया था कि आखिर ये कौन सी मैजेस्टी थी जिसे वो जानता तक भी नहीं था। वो लेडीज बताती हैं कि जब शैन्य वहाँ पर पहुंचेगा वो सारा का सारा मामला खुद ही समझ जाएगा। और वैसा ही अब वो कदम रखा पहुंच जाता है स्टार गेजिंग टावर के मेन हॉल के बाहर और उस लाल कपड़े के अंदर से उसे एक आवाज आती है, एक लड़की की आवाज जो उससे पूछ रही थी कि क्या उस गोल्डन लो के फॉर्मेशन को तोड़ने वाला वो था। जिस बात पर शैन्य हाँ करता बताता है कि वो शुआंजी सेक्ट का लीडर शैन्य है और यहाँ पर वो अपने सेक्ट को वापस लेने आया था कि तभी उसकी तरफ छलांग मारी बढ़ती एक लाल कपड़े डाली लड़की चिल्लाती बता रही थी, मास्टर आखिर 100 सालों बाद आप आ ही गए मास्टर, मैंने आपका कब से इंतजार किया। और वैसा ही वो लेडी शैन्य से एकदम गले लग चिपक जाती है और यहाँ पर शैन्य को रियलाइज होता है ये तो उसकी वही डिसाइपल है लुआन यानर जिसे बचपन में हमेशा बस रोना ही आता था और आज वो इतनी बड़ी काबिल और सुंदर हो गई थी। और वो शैन्य से एकदम चिपक के रखी थी कि उसे शांत करता हुआ वो बता रहा था कि उसे पहले से छोड़ना होगा ताकि वो बाकी बातों को आराम से डिस्कस कर पाए। पर यहाँ पर यानर इस बात से बिल्कुल नहीं मानना चाहती थी क्योंकि अपने मास्टर को इतने टाइम बाद देखकर उसके सीने में वो आग लगना फिर से शुरू हो गई थी और एकदम एक्साइटेड हुई वो अपने मास्टर को बताती है, नहीं मास्टर ऐसा नहीं चलेगा, आप इतने टाइम बाद वापस जो आए हैं और अब आप चाहे मुझे कुछ भी कह ले मैं आपसे दूर नहीं होने वाली और ना ही मैं आपको कहीं जाने देने वाली हूँ और आज से चाहे जिंदगी हो या फिर मौत हम हमेशा साथ में जुड़े रहने वाले हैं। और यहाँ पर अब यानर शैन्य के ऊपर चढ़की थी और शैन्य उसे बताता है कि आखिर अब यानर कैसी फालतू की मरने की बातें कर रही थी जबकि बाल बाल वो 100 सालों बाद उससे मिलने आया था। यानर उसे प्यार से छूती बता दिया कि मास्टर सच में जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं और इतनी कड़वी कड़वी बातें करते हैं और यहाँ पर वो उनसे मिलकर इतनी खुश और एक्साइटेड है पर वाले इस चीज के भी उसे मजे आ रहे थे। और फिर अपने मास्टर के कान को प्यार से चाटती हुई वो बताती है कि उसे सच में बहुत ही मजे आ रहे थे और मास्टर अगर ऐसी एक्टिंग भी करेंगे उससे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। और तभी यानर अपनी एक टेक्निक ब्रोकन गेट ऑफ 9 पल्स का इस्तेमाल करती है और उसकी इस टेक्निक से किसी तरह की रस्सियां शैन्य को आकर चारों तरफ से पकड़ लेती है। और शैन्य भी उस टेक्निक को देखता सोच रहा था यह टेक्निक ब्रोकन गेट ऑफ 9 पल्स सक्लूशन में जाने से पहले ये मैंने इसे सिखाई थे, मतलब कि ये कोई बहम नहीं है और ये सच में ही मेरी डिसाइपल यानर है। और यहाँ पर यानर जिसे न जाने किस बात का ठरक चढ़का था अपने मास्टर को बता रही थी कितने सालों में जब मास्टर सक्लूशन में थे उसने मास्टर की बताई गई हर एक स्पेल को सीख लिया था और उसकी डिसाइपल होने के नाते उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत कर बस कब से उसी दिन का इंतजार किया कब वो वापस अपने मास्टर से मिल पाएगी। और न जाने उसे किस तरह की बीडीएसएम का शौक था कि शैन्य को रस्सियों से खींचती वो बता रही है कि आज से मास्टर और वो हमेशा साथ मिलकर रहेंगे चाहे वो चीज जिंदा क्यों ना हो और चाहे फिर मुर्दा ही क्यों ना। कि उससे पहले उसे कुछ भी कर इस चीज को पक्का करना था कि उसका मास्टर उसे फिर से छोड़कर भाग न जाए। और फिर अपनी तीखी नाइफ को निकालती हुई वो उसे अश्लील नजरों से चाटने लगती है। और शैन्य सच में सोच रहा था कि क्या सच में ये उसकी डिसाइपल ही थी और अगर ठीक तो इसकी कैसी हॉबीज हो गई थी कि यानर उसके करीब आते उसे बता दिया, मास्टर क्या आपको अभी भी यानर से किया गया वो वादा याद है? आपने मुझे वो वादा किया था और मैं उस वादे को नहीं भुलाने वाली। और मास्टर भले ही आप हर एक चीज में काबिल हैं पर बेशक आपके शरीर का भी नुकसान पहुंचता है। और यहाँ पर एकदम बदलावटी यानर का प्लान था कि अगर वो शैन्य के एक पैर को काट डालेगी तो पर वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। और वो वादा करती है कि वो बिना दर्द के उसके पैर को काट देगी और उसके बाद वो हमेशा साथ मिलकर खुश रहेंगे और शैन्य की पूरी जिंदगी यानर उसका ध्यान रखेगी। और वैसे अपनी पूरी जान लगाकर यानर शैन्य का पैर काटने की कोशिश करती है और उस पूरी ही जगह एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर यहाँ पर यानर एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपनी इतनी जान लगाई थी पर वो फिर भी उसके पैर को नहीं काट पाई थी जबकि उसके हाथ में जो ब्लेड था वो एक मेटेओराइड से बना था। तो आखिर ये सारा क्या चक्कर था। और शैन्य भी बताता है सच में ये सिद्धि पदार्थ कभी भी हार ना मानने का अभी भी बिल्कुल यानर जैसा ही है। और यानर तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे डिसाइपल इतनी मेहनत कर काबिल होंगे तो तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं आखिर पहले से बेहतर क्यों ना होऊंगा। बस ही अपनी एक ही टेक्निक का इस्तेमाल कर वो यानर की उस टेक्निक को पूरा ही तबाह कर देता है और एक जोर का धमाका कर यानर को दूर फेंकता है और एक बैरल से लाइन मारता है। यानर को बताता है चाहे 100 साल क्यों ना बीत जाए एक मास्टर हमेशा मास्टर होता है और जो तुमने वादे किए थे वो बिल्कुल गलत थे क्योंकि मेरे दिल में यानर मेरे हमेशा प्यारे से डिसाइपल ही रहेंगे। ये बात उसने कही तो थी लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो ध्यान से देखता नहीं। यानर की उस खूबसूरती को उसके किए गए उस धमाके से उसके कपड़े हल्के हल्के फट गए थे। वो अपने मास्टर से प्यार से पूछती है कि क्या मास्टर सच में सिर्फ अभी भी उसे अपना डिसाइपल ही मानते हैं फिर इससे भी आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ पर शैन्य पीछे मुड़ता कोशिश करता है अपने दिमाग पर काबू करने की वरना आजकल की ये लड़कियां न जाने उसके दिमाग के साथ कैसे खिलवाड़ करती जा रही थी। यानर भी छुपती कपड़े चेंज करती बताती है कि मास्टर सच में एक नंबर के झूठे थे वरना उसे उनकी शक्ल से ही पता
चल गया था। मास्टर भी उसे सुंदर समझते थे और उसे एक्चुअली में पसंद करते थे। और वो शैन्य से एक बात पूछती है, 100 साल बाद आकर भी आपने ये बात कही है कि आपका दिल बिल्कुल नहीं बदला, पर आपने अभी भी उस वादे के बारे में कुछ नहीं कहा जो आपने उस दिन मुझसे किया था। तो इसका मतलब है कि आप मुझसे किया गया वो वादा भूल गए। रनिंग के टाइम पर शैन्य को भी वो टाइम पहले किया गया वादा याद आता है। जब यान्नर उसे एकदम नाराज होकर कह रही थी कि उसके मास्टर ने जिससे फॉर्मेशन बताया था, यान्नर ने भी बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेशन किया था, पर उसे एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया था और यान्नर को उसे चोट लग गई थी, जिस बात पे उसे समझाने के लिए शैन्य को बहुत ही टाइम लगा था। रोती यान्नर उसे बता रही थी कि उसके चेहरे पर चोट लग गई थी और अब तो उसकी शादी तक भी नहीं हो पाएगी, पर शैन्य ने उसे दिलासा देते बताया था, यान्नर मेरी एक बात याद रखना, इस दुनिया में ताकत ही खूबसूरती होती है और मेरी यान्नर ने तो इतनी छोटी उम्र में ब्लैक बेल्ट डीमन को हराया था, तो आखिर तुमसे ज्यादा खूबसूरत कौन हो सकता है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, और यान्नर तुम्हारा मास्टर यहाँ पर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जिस बात से यान्नर ने एक मतलब समझ लिया था कि उसके मास्टर का मतलब था कि वो बड़े होकर उसी के साथ शादी करना चाहता है। तो मतलब यान्नर को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका घर वाला पहले से डिसाइडेड था। खैर ऐसा यान्नर को लगा था, पर शैन्य का इस बात से कुछ और मतलब था, और ऐसे ही उन दोनों ने इस बात का वादा कर लिया था, हमेशा साथ में रहने का वादा, उन्होंने कुछ भी कर निभाना ही था। और ये बात को याद कर शैन्य भी आकर सीधा यान्नर के गले लग जाता है, उसे प्यार देता बताता है, यान्नर तुम सच में नहीं बदले, अपने वादे के एकदम पक्के, माफ करना ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए इतना लेट आया। यान्नर जानती थी कि शैन्य सच में बहुत ही लेट आया था, पर वो बस इस बात से खुश थी कि आखिरकार वो वापस आ गया था, और अब वो कुछ भी कर उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर साथ में छुटकर बैठकर वो टाइम लेकर सारी आपसी बातें करते हैं और शैन्य को पता चलता है कि यान्नर ने सेक्ट का नाम चेंज क्यों किया था। जो वजह थी कि बची गई बुराई के रेमिनेंट्स उनका पीछा ना करें। और अब यान्नर उसे चिपकते पूछती है कि अगर मास्टर अब वापस आ गए थे, कि इसका मतलब था मास्टर अब उसके साथ किए गए वादे को पूरा करेंगे। कि शैन्य भी याद करता है कि उसने यान्नर से वादा किया था वो हमेशा अपने सेक्ट के सभी लोगों के साथ रहना चाहता है, और यान्नर को लगा था कि वो खासकर उसके साथ बात कर रहा था, वो भी सीधा शादी की। पर शैन्य उस बात पर अनजान इस बात से मान जाता है, और यान्नर अब एकदम खुश हो जाती है कि आखिरकार अब वो मास्टर के साथ शादी कर पाएगी, और फिर टाइम बाद उनके बच्चे होंगे, वो उन्हें साथ में ट्रेन करेंगे, और वो अपने ये सपने देखते बताती है कि वो जल्दी मुहूर्त का दिन फिक्स करेगी, पर वो अपने वादे को पूरा कर पाएंगे। पर शैन्य को लगता है शायद यान्नर बात कर रही थी अपने सेक्ट के सभी लोगों को इकट्ठा करने का, पर बेचारे गधे शैन्य को नहीं पता यहाँ पर उल्टा उसकी शादी की बात आ रही थी। कि तभी वहाँ पर रिपोर्ट देते हुए एक लेडी आती बताती है कि वैंकुआ टीम से रिपोर्ट आई थी कि आखिरकार हेवनली बुक जागी गई थी, और त्रियांशु सिटी में उसे पाने के लिए सभी मेजर फैमिली से लोग इकट्ठे हो गए थे। ये बात सुनकर यान्नर का भी एटीट्यूड एकदम बदल जाता है, और वो गुस्सा होती चिल्लाती बताती है कि ये हेवनली बुक उनके सेक्ट की है, और क्योंकि शैन्य उनके थ्रोन को पाने के लिए वापस आ चुका था, तो बेशक हेवनली बुक को भी वापस पाया जाएगा। और वो बताती है कि वो खुद जाकर इस हेवनली बुक को हासिल कर लाएगी। कि शैन्य यान्नर को रोकता हुआ बताता है कि वो खुद जाकर इस हेवनली बुक को वापस लाएगा, और इस चीज की भी एक बहुत ही खास वजह थी। और फिर टाइम बाद हमें त्रियांशु सिटी दिखाई जाती है, जो एक बहुत ही आलीशान और बड़ी सिटी थी, और यहाँ पर हर जगह पर शोर मच रखा था कि आखिरकार 3 साल बाद वो समय आ चुका था जब हेवनली बुक को पाने के लिए वो जंग का टाइम शुरू होगा। और काफी सेक्ट के लोग अपने आप को इस लड़ाई का विजेता बता रहे थे, और वहीं पर हम शैन्य को भी मौजूद देखते हैं, और उससे एक बच्चा था पूछ रहा था कि क्या उसे कोई अखबार वगैरह चाहिए, क्योंकि वो काफी भटका हुआ सा लग रहा था। पर शैन्य इधर उधर देखता हर एक जगह को समझता हुआ सोच रहा था, पहले तो त्रियांशु सिटी बिल्कुल एक जंगल की तरह होते थे, पर अब इस जगह पर हर तरफ लोग ही लोग इकट्ठा है। और वो देखता हुआ शैन्य कहता है, सच में क्या जगह है। और वहाँ पर वो अपने साथ एक यान्नर की बनाई गई बर्ड लाया था, जो पेपर की चिड़िया बातें करती बता रही थी, चिंता मत कीजिए मास्टर, जब तक ये छोटी यान्नर आपके साथ है आप इस जगह पर कभी भी नहीं भटकेंगे। और ये जो पेपर स्पिरिट थी वो यान्नर ने शैन्य को गाइड करने के लिए बनाई थी, और वो अपने आप को छोटी यान्नर बताती थी। और शैन्य उससे पूछता है कि यान्नर ने तो उसे बताया था कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई अटेंडेंट आएगा, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। और उसके बाद का जवाब देती छोटी यान्नर बताती है कि शैन्य के सक्लूशन के टाइम पर ये वाली बुक टेम्पररी सिटी में स्टोर हो रखी थी, और उसे पाने के लिए न जाने कितनी फैमिलीज के आपस में बैर हो गई थी, और उस टाइम पर शुआंची सेक्ट कमजोर था और ये वाली बुक को नहीं पा सकता था। पर यान्नर ने अपना दिमाग चलाया और ये वाली बुक के बारे में बातें पूरी दुनिया में फैला दी, जिससे अब सारी दुनिया के कल्टीवेटर उससे पाने के लिए लड़ रहे थे। और ये चीज करने के साथ काफी लोगों का ध्यान भटक गया था उनके सेक्ट पर हमला करने से, पर जो बुरी पार्टीज थे जो हेवनली बुक के लिए लड़ रही थी उनके बारे में भी कुछ पता चल पाया, जिससे शैन्य को पता चलता है कि यान्नर ने हेवनली बुक का इस्तेमाल किया था एक बेट के तौर पर, जिससे वो अंदाजा लगा ही पा रहा था कि सच में यान्नर की ग्रोथ काफी कमाल के थे, जो वह इतने कमाल के प्लान्स बना पा रही थी। और अब छोटी यान्नर उसे बताती है कि शैन्य अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था और उसे अपना अटेंडेंट अपने सामने ही मिलेगा। और साथ ही साथ वो शैन्य को एक और मैसेज देना चाहती थी, जिस पर शैन्य भी प्यार से पूछता है आखिर उसकी प्यारी यान्नर उसे क्या बताना चाहती थी। जिस बात पे खुश होती वो बताती है, मास्टर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अटेंडेंट जो है वो शुआंजी सेक्ट के पीरियड के वक्त का हमारा एक सीक्रेट एजेंट है, और हमारे सेक्ट का कॉन्टैक्ट कोड अभी तक बिल्कुल नहीं बदला, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और कॉन्टैक्ट कोड जो उसका मतलब था कि वो कोड जो शुआंजी सेक्ट के लोगों ने आपस की जान पहचान करने के लिए बना रखा था। और साथ ही छोटी यान्नर ये भी बताती है कि शैन्य के हेवनली बुक वापस लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके मास्टर को वहाँ से वापस आना होगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात मास्टर को और किसी भी बंदी पर नजर बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि जिस पर भी यान्नर को ख्याल आता था मास्टर के किसी और बंदी के साथ होने का, उसके सीने में एक गुस्से की लहर फैल जाती थी, और फिर उसी आग से
मिटकर वो छोटी याना राख हो जाती है, क्योंकि उसका मिशन यही तक था और बाकी का काम अब शैन्य को संभालना था। और क्योंकि छोटी याना ने बताया था कि शैन्य को अपने सामने अपना अटेंडेंट मिलेगा, वो सामने मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक लेडी दिखती है जो कि दबा दबा कर नूडल्स खा रही थी। और शैन्य को लगता है कि यही व्यक्ति उसका अटेंडेंट होगा और फिर उसके पास जाकर वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है। कि तभी वो लड़की भी एकदम एक्साइटेड होती बताती है कि उसका नाम है शाओ शाओ चिया चिया, पर हम इसे प्यार से लीना बुलाएंगे क्योंकि लीना का सीना बहुत बड़ा है। और लीना पहले ही साफ बता देती है कि वो ज्यादा चीजों में टैलेंटेड तो नहीं है, पर राज खोलने में वो काफी काबिल है। और अगर उसे अपने कुछ राज खुलवाने हो या फिर अपनी शादी की तारीख पक्की करवानी हो, वो उसे कभी भी पूछ सकता है। और साथ ही साथ उसके कान के पास आकर वो ये भी बताती है कि वो गुमी हुई चीजें भी ढूंढ सकती है। बात सुनकर शैन्य को लगता है गुम हुई चीजों को ढूंढना ये पक्का उसे वाले बुक की बात कर रही है, जिस बात से पक्का होता है कि यही वो अटेंडेंट है। और फिर भी बात को कंफर्म करने के लिए वो उसके कान में जाकर वो कोड सुना देता है कि स्वर्ग का राजा धरती के शेर से ज्यादा ताकतवर होता है। जो बात सुनकर उस लड़की के चेहरे से लग तो नहीं रहा था कि उसे कोई भी बात समझ आई थी। और उस लड़की को लगता है कि शैन्य सुंदर तो दिखता था पर दिमाग से शायद पैदल था। पर शैन्य को लगता है कि वो लड़की शायद अभी भी उस पर यकीन नहीं कर रही थी और उसे एक बार फिर से टेस्ट करना चाहती थी। और वो उसे बताता है अगर हम परिवार नहीं होते तो हम एक ही छत के नीचे नहीं रहते तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शैन्य के बोले गए वो अजीब अजीब से कोड उससे एकदम इरिटेट कर देते हैं और उससे पूछने लगती है कि आखिर उसे चाहिए क्या, अगर एक डॉक्टर चाहिए तो यहाँ पर नहीं है। तभी शैन्य उस लड़की को पकड़ता उसे करीब आता बताता है मैं जीत गया हूँ और साथ ही यहाँ पर मैं आया हूँ और लॉस्ट आइटम को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर वो बात वाली बुक की करा था। और तभी शैन्य की टच को महसूस करती उस लड़की के शरीर में एक आग उबलना शुरू हो जाती है, ऐसी आग जो उसकी रगों रगों तक फैल रही थी। और बस शैन्य के हाथ लगाने से ही न जाने उस लड़की के कितने सालों का अकेलापन छिड़ गया था। और वो लड़की सोचने लगती है ये बंदा तो सच में कमाल का था जो बस उसे हाथ लगाकर उसकी फीलिंग्स को जगा सकता था। और अभी तो बस टच तक की बात आई थी, तो अगर चीजों को आगे बढ़ाया जाए तो फिर क्या क्या हो पाएगा। और उसे लगने लगता है कि ये बंदा पक्का उसकी किस्मत में लिखा हुआ वो ड्यूल कल्टीवेटर था। और यहाँ पर शैन्य एकदम कंफ्यूज था कि कहीं उसने अपने हाथ में ज्यादा ताकत तो नहीं लगाई जो बस उसका थोड़ा सा छूने से ही ये लड़की एकदम सुन्न हो गई। वो लड़की वापस उसका हाथ पकड़ उसे बताती है कि सच में स्वर्ग का राजा धरती के शेर से ताकतवर होता है। और वो कब से ही शैन्य का वेट कर रही थी ताकि वो उसे उसकी गुम हुई चीज दिलवा पाए। अब एक बात तो यहाँ पर पक्की हो गई थी कि वो शैन्य की अटेंडर नहीं थी, पर क्योंकि शैन्य उसे अपनी किस्मत में लिखा हुआ आदमी लग रहा था वो अब उसे अपने साथ ले जाने लगती है। और यहाँ पीछे ही कहीं मौजूद वो अटेंडेंट एकदम कंफ्यूज होता सोच रहा था कि एम्प्रेस ने तो बताया था कि जल्दी वो खास व्यक्ति उससे मिलने आने वाला था, पर उसे कहीं पर भी शैन्य नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर एक तरफ हम त्यानजुक कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्शल आर्ट्स की रिंग बना रखी थी और वहाँ पर हर जगह पर ऑडियंस बैठ रखी थी रिंग में होने वाली लड़ाई को एंजॉय करने के लिए। और शैन्य लीना से पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों थे, जिस बात पर लीना बताती है कि लोग दो ही नजारे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, या तो मुजरा या फिर काफी खतरनाक लड़ाई। और जब शैन्य की नजर स्टेज की तरफ पड़ती है वो देखता है स्टेज पे खतरनाक कल्टीवेटर्स उस यहाँ वाली बुक को जीतने के लिए लड़ रहे थे और जो भी इस खतरनाक कल्टीवेटर्स के कॉन्टेस्ट में जीतेगा वो ही इस यहाँ वाली बुक को हासिल कर पाएगा। और लीना उसे बताती है कि उसने खुद उसके हाथ से महसूस किया था कि शैन्य भी काफी ताकतवर था, तो वो भी पक्का यहाँ पर इस यहाँ वाली बुक को ही पाने आया होगा। और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करती वो अपनी बड़ी बड़ी शक्तियों का इस्तेमाल करती बताती है कि अगर शैन्य चाहता है तो वो उसकी यहाँ वाली बुक पाने में मदद कर सकती है। पर असली हेवन तो मुझे कहीं और ही दिख रहा था। पर खैर हमारा शैन्य लीना की बातों और उसकी बड़ी ताकतों की शक्तियों से अनजान था, क्योंकि जब लीना उसकी तरफ मुड़कर देखती है तो वो उसके पास से एकदम गायब हो रखा था। और अगले पल बाकी सभी के साथ वो ऊपर मुड़कर देखती है तो वहाँ पर सभी पाते हैं उड़कर शैन्य उस लड़ाई के बीच में कदम रख चुका था और सीधा बढ़ता जा रहा था उन खतरनाक कल्टीवेटर्स की लड़ाई के बीच। और यहाँ पर एक कल्टीवेटर था बेतियानो जो लड़ रहा था दूसरे कल्टीवेटर जियांग से। यहाँ पर वे और जियांग लड़ते हैं, मुड़कर देखते हैं कि यहाँ पर वो स्याह वाली बुक को पाने के लिए लड़ रहे थे कि वहाँ पर शैन्य चुपचाप स्याह वाली बुक को उठाने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसका प्लान था फालतू में किसी की भी लड़ाई के बीच में ना आकर चुपचाप यहाँ वाली बुक को लेकर वहाँ से निकल जाना। और फिर मैं थोड़ा सा बताया जाता है पास्ट के बारे में। 100 साल पहले जुआनजी सेक्ट के तबाह होने के बाद कांगयुआन कॉन्टिनेंट में एक सिविल वॉर यानी एक आपसी जंग छिड़ गई थी और उनमें से दिंग जियाओ जो कि एक कमजोर सेक्ट था, उनकी पीढ़ी में एक जीनियस पैदा हो गया। उसने हर एक तरह की स्किल्स को सीखा था, हर एक तरह के मार्शल आर्ट्स को, और दुनिया में वो जीनियस जाना माना जाता था बेटियानहैंग नाम से। और ये बेटियानहैंग और कोई नहीं, इस वक्त वो बुढ़ा आदमी था जो उस स्क्रोल को लेने जा रहे शैन्य के पीछे हमला करता है और उसके हमले से वहाँ पर एकदम जोर का धमाका हो जाता है और सभी लोग बेटियान की ताकत की तारीफ कर रहे थे। और इस ताकतवर हमले को देखने के बाद सभी को लग रहा था कि वो बेचारा उस हेवनली बुक को ले जाने वाला लड़का पक्का एकदम कुचल गया होगा। और लीना भी ये नजारा देखती एकदम घबराई सोच रही थी ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई, वे ध्यान बहुत ही ज्यादा सन की है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी, तो इस लड़ाई के बीच में बड़ा शैन्य मुश्किल से ही बच पाएगा, मुझे फटाफट उसे कुछ कर बचाना होगा। वे ध्यान यहाँ पर नोटिस करता है कि शैन्य को कुछ भी नहीं हुआ था और वह बस उसके सामने खड़ा एकदम मुस्कुराता उससे पूछता है लगता है कि आजकल के ट्रेंड काफी बदल गए हैं, पहले हम किसी से बात करने के लिए नमस्ते करते थे पर आजकल हालत भी सीधे घूसों से हो रही है। और वेदियान भी थोड़ा शौक हुआ सोच रहा था कि आखिर उसके इतने खतरनाक मौके से ये आम सा दिखने वाला लौंडा कैसे बच पाया। और वेदियान के पीछे खड़ा उसका विरोधी भी वेदियान को समझाता है कि अगर कोई स्टेज पर हेवनली बुक को पाने के लिए लड़ने के लिए आया है तो बेशक वो इंसान या तो ताकतवर या
फिर एक नंबर का बेवकूफ होगा और उसकी बेतियान को एडवाइस थी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की। और तभी फिर बेतियान भी मुस्कुराता हुआ बड़ी बड़ी बातें करता अपनी ताकत को अनलीश करता है और वहाँ पर वो अपनी स्किल पंच ऑफ डिसइंटीग्रेशन के सेकंड स्टाइल का इस्तेमाल करता है और उसके वो लगातार हमले बहुत ही ज्यादा तेज थे। पर बेशक शन है उसके हर एक वार को आसानी से इधर उधर घूमता डोज कर रहा था और अब बेतियान को तब पता चल गया था कि उसका ये विरोध कुछ खास था कि वो शनिया को बताता है कि उसकी इस एबिलिटी का इस्तेमाल सिर्फ मुक्कों से ही नहीं किया जाता। और उसी के बाद एक जोर की लाते मारकर वो शनिया को दूर हवा में पटक कर फेंक देता है और सब लोग इस बात से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि पहले स्किल को सिर्फ मुक्कों के साथ ही किया जा सकता था, पर बेतियान ने आज अपने पैरों तक का भी इस्तेमाल करके दिखाया था। और यहाँ पर शनिया हवा में सोच रहा था कि सच त्याशु कॉन्फ्रेंस था, मैं तो मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस की तरह ही थी। और वो अपने मन ही मन सोच रहा था आजकल के लोग हमले करते करते भी अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट वाले ट्रेंड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या है मैंने बुक को लेने से पहले क्या मुझे भी ये चीजें कर देखनी चाहिए। तभी जब शनिया ऊपर अपनी नजर घुमाकर देखता है बेतियान एकदम अजीब से हमले की पोजीशन में हवा में आ गया था और फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी स्किल का इस्तेमाल करता शनिया पर लगातार ढेरों वार करता है कि शनिया उसके वार खाता वापस एकदम चुपचाप शांति से जमीन पर आकर लैंड करता है और वो हमला खाने के बाद देखने लगता है कि कहीं उसके पैर पे छोटा मोटा कट तो नहीं लग गया। पर खैर ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ ऊपर हवा में बेतियान के फॉर्मूले अभी भी खत्म नहीं हुए थे और वो पंच ऑफ डिसइंटीग्रेशन के सेकंड स्टाइल के पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसके उस वन स्ट्राइक से वो शनबे का सर सीधा जमीन में दास देता है और फिर एकदम एटीट्यूड में शनिया को बताता है अच्छा तुम्हारी खुद हिम्मत हुई थी स्टेज पर आने के, तो अब इन स्टाइल्स को खाने के बाद पछताना मत। और फिर लगातार अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता करता वो अपने हमलों को स्पैम कर रहा था और अपने उन हमलों से उस जगह पर तबाही मचाने के बाद वो एकदम खुश होता है, चिल्लाता बताता है अब कोई भी मेरे गोल के बीच में नहीं आ सकता, तो चलो अब बढ़ते हैं उस वाले बुक को पाने के लिए। कितना भी वो अपने पीछे मुड़कर देखता है उसके एकदम ही होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि शनिया को उसके इतने लगातार वार मारने के बावजूद भी वो उसके हमलों से किसी तरह से पूरा बच चुका था। और शनिया पूरी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता तो है पर अचानक ही उसके पूरा करीब आकर वो उसके मुंह पे एक मुक्का नहीं बल्कि हल्के से उसके सर पर एक चुटकी मारता है जिससे होना तो कुछ नहीं चाहिए था, पर शनिया की उस चुटकी में इतनी ताकत थी कि उसे खाकर न जाने बेतियान कितनी जमीन तोड़कर पीछे चला गया था। और शनिया के किए गए इस मामूली और हल्के से वार से ही उसकी एकदम हालात टाइट हो गई थी कि शनिया यहाँ पर उसे उल्टा शुक्रिया करता बताता है मुझे नई नई बातें और चीजें सिखाने के लिए शुक्रिया, इससे मैं आजकल के ट्रेंड को जल्दी समझ पाऊंगा और क्योंकि वाला मैंने ये काम पूरा कर दिया है तो वो यहाँ वाली बुक अब मेरी है। और यहाँ पर स्टेज पे इस नजारे को देखकर सभी लोग शनिया की तारीफें करने लगे थे कि आखिर बेतियान जैसे इतने काबिल और ताकतवर बंदे को शनिया ने बस अपनी चुटकी के एक ही बार से पेल दिया था। और सभी अब तारीफ करने लगे थे कि यह वाली बुक के काबिल सच में शनिया ही था। यहाँ पर एकदम बुरी हालत में बेतियान अपने दूसरे विरोधी जियांग जीशंग को बताता है जियांग जीशंग आखिर तुम कब तक चुपचाप ये खड़े होता देखते रहोगे, क्या तुम भूल चुके हो उस चीज को जो तुम चाहते हो, सिर्फ हमारे सेक्ट के साथ है तुम वो करने में कामयाब हो सकते हो। जियांग एकदम मुस्कुराता हुआ उसे बताता है ऑल्ड वे तुम मानते क्यों नहीं कि तुम्हारी स्किल्स इतनी काबिल नहीं है, मान लो कि तुम इतने काबिल नहीं हो और तुम्हारी कमजोरी की वजह से ही तो तुम्हारे करीबी लोग मारे गए थे बस क्योंकि तुम कमजोर थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद बेतियान के पास में उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो रखा था और अपने उन पास की गंदी मेमोरीज को याद करता बेतियान एकदम गुस्सा होकर एक पिल को खा लेता है जो कि उसकी ताकत की लिमिट क्रॉस करने में उसकी मदद कर पाए। और वो करने के बाद उसके शरीर से एक कला की तरह की ताकत जाग पड़ती है कि तभी आसमान की तरफ देख सभी देखते हैं कि हर जगह पर उजाला ही उजाला हो चुका था और ऊपर आसमान में मौसम भी बदल गया था और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा था। यहाँ पर एक तरफ बेतियान एकदम गुस्से में था और बाकी लोग जानते थे कि बेतियान की ये टेक्निक उनके लिए एक खतरा बन सकती थी, तो वो उस टेक्निक से बचने के लिए अपनी एनर्जी को बचाने का एक मेथड इस्तेमाल कर रहे थे। और यहाँ पर उन सभी को पता चल गया था कि उनके सामने जो इस वक्त बेतियान मौजूद था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था कि यहाँ स्टेज में मौजूद सभी लोग नोटिस करते हैं ये अजीब से एनर्जी बने गोले किसी के हाथ में आ रहे थे और किसी के तो क्या ही बताऊं, पर उन्हें कुछ पल लगते हैं ये जानने को ये अजीब से रोशनी वाले गोले कोई अच्छी चीज नहीं थे कि तभी वो जाले से भरे गोले धमाके करने लगते हैं बिल्कुल टाइम बॉम्ब्स की तरह। और अब सभी लोग बस फटाफट डरकर भाग रहे थे और अपने गोलों को संभालती नहीं मेरा मतलब उन गोलों से बचती हुई लीना भी भाग रही थी और थोड़ी परेशानी सोच रही थी कि उस हरामी बेतियान हैंग ने मूरिया पल्स का इस्तेमाल करके ठंडर पैदा कर दिया जिससे बस धीरे धीरे कर हर जगह पर बस तबाही फैलेगी। और लीना को भी डर लग रहा था कि उसे बाल बाल तो अपनी किस्मत का बंदा मिला था और वो भी बेचारा इस मुसीबत में पड़ गया। यहाँ पर बेतियान से आ रही उस बिजली को महसूस करता हुआ शनिया बस अपनी जगह पर रुका हुआ बताता है बिजली को सहना सच में थोड़ा मुश्किल है। हाँ ना मेरे दोस्त बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से अपने हाथ को हिलाकर वो उस बिजली की झटकों को जिस तरह फेंक रहा था उससे पता चलता था सच में उसके लिए
ये काम थोड़ा ही मुश्किल है। और यहाँ पर जैंग भी तरह सोचता है, ये आदमी है क्या? ये बिजली तुम्हारे मास्क को पाड़ने के लिए काफी है, पर ये बस अपने से हाथों से दाएं बाएं कर रहा है। मेरे सामने ये बंदा मछूत बिल्कुल भी आम नहीं है। यहाँ शैनी भी परेशान था क्योंकि इस बिजली की वजह से उसके कपड़े थोड़े से फट गए थे। और ऊपर आसमान की तरफ जब वो देखते हैं, ऊपर आसमान में बिजली से इकट्ठा हुई एक एनर्जी बॉल से बन रखी थी जो धीरे धीरे कर बस हर जगह को तबाह कर रही थी। यहाँ पर शैनी भी जानना चाहता है अपनी फिजिकल बॉडी की ताकत को, और उसका प्लान था एक ही मौके में इस पूरी मुसीबत को खत्म करने का। तभी उससे पहले एक सरप्राइज अटैक होता है। अचानक ही उसके ऊपर लीना का ऐसा भार पड़ गया था जिसे वो चाहकर भी डोज नहीं कर सकता था। और लीना चिंता में उसे बताती है कि यहाँ पर शैनी को हीरो बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ गई थी। तभी वो बिजली का जोर का झटका उनकी तरफ ही तेजी से बढ़ रहा था। और यहाँ पर शैनी कंफ्यूज था कि आखिर उसे किस हमले से पहले बचना चाहिए क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और लीना याद करती है अपने पास से रिलेटेड उस चीज को जब एक विशाल मूर्ति के सामने थे जो उसे बता रही थी, जब तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा और अगर तुमने पर भी कुछ नहीं किया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उस चीज का भुगतान क्या होगा। और यही बात को याद करती हुई वो शैनी को बचाने के लिए उस बिजली के हमले के सामने आकर कूद गई थी। पर उससे पहले वो उस बाहर से हिट होते लीना फटाफट एक तालिस्मान को निकालती है और उसे शैनी की तरफ फेंकती। उसे बताती है कि ये एक टेलीपोर्टेशन तालिस्मान था जिस हरे का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था और उसके पास ये सिर्फ 3 ही थे। और एक तालिस्मान को अपने सर पर भी लगाती। वो शैनी को बताती है कि चाहे ग्रेट हेवनली बुक काफी खास भी हो, उसे अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। पर उससे पहले वो टेलीपोर्ट हो पाती, वो तेज बिजली का हमला उस पर लग जाता है और उसके तालिस्मान को जलाकर राख कर देता है कि उसी पल शैनी अपने तालिस्मान को कस के पकड़ता खुद लीना की रक्षा के लिए सामने आ जाता है। और लीना को बताता है कि यहाँ पर लीना काफी बेवकूफ थी क्योंकि वो इन चीजों से नहीं डरता। और तभी वो जोर का बिजली का हमला उनके ऊपर लगकर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका कटा है। और हवा में इस धमाके को देखता खुश होता वेतियान बे हवा में चिल्लाता बता रहा था, आखिरकार मैं कामयाब हो गया और अब यही अमल बुक मेरी हुई क्योंकि तुम सब लोग मुझसे कमजोर हो और हमेशा यहाँ पर ताकतवर का राज होता है। पर उसी पल वेतियन के सर पर एक पत्थर टकरा कर लगता है और वेतियन नजरें घुमाकर नीचे की तरफ देखता है। उसे वहाँ पर शैनी मौजूद दिखता है जिसने लीना के आगे आकर उसे भी बचा लिया था और उसे कुछ खरोच तक भी नहीं आई थी। और वो बता रहा था टेंची हाउस एक्ट सच में ताकतवर है। इतने तेज बिजली का सम्मान कर पाना सच में कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। पर क्या सच में तुम यही चाहते थे? क्या तुम इस तेज बिजली के अंदर चीखों को सुन सकते हो जो लोगों की तड़पने की आवाज है? तुम बाकी लोगों की जिंदगी को अपने लिए खिलौना समझते हो? क्या सच में ही वाली बुक इस चीज के लायक है? पर वेतियन का इस दिमागी साइकोलॉजी से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो जानता था कि लड़ाई में जो भी विजेता होता है वही फैसला करता है सही क्या है और गलत क्या है। और फिर से अपने 5 इंटीग्रेशन स्किल्स है वो इस बिजली के बारों को इकट्ठा कर शैनी और वहाँ की हर एक चीज को तहस नहस करना चाहता था। पर उससे पहले वो अपना हमला कर पाता। एक ही पल में शैनी उसकी तरफ आता, एक जोर का गुस्सा उसके जबड़े पे दे मारता है और वेतियन को बताता है, अगर तुम कहते हो कि विजेता सही गलत का फैसला करता है तो मतलब यहाँ पर मैं फैसला करूंगा कि सही क्या है और गलत क्या, क्योंकि यह अमली बुक शुरुआत से ही मेरी थे। और फिर वो वहाँ पर उस अमली बुक को पकड़ लेता है और अब उस अमली बुक को पकड़ने के बाद वो उस अमली बुक को खोलता, उसे प्यार से ग्रीट करता है, मेरे प्यारे दोस्त क्या हाल है? लगता है कि तुम भी मुझे देखकर काफी खुश हो। और सच में ऐसा ही था। और फिर वही अमली बुक की मदद लेता, उसमें से एक कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हर जगह पर ही एक हरी रोशनी फैलने लगी थी। आसमान के बादल वापस से ठंडे हो गए थे और तूफान और बिजली रुक गई थी। हर एक जगह पर हो रखे घायल लोग वापस से ही ठीक होना शुरू हो गए थे और सब लोग हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये शैनी सच में कौन था जो इस अमली बुक का इस तरह से इस्तेमाल कर पा रहा था। और अब हवा से वापस नीचे आता शैनी देखता है लीना की तरफ जो कि अभी तक नहीं जागी थी। और ये बात उसे अजीब लगती है क्योंकि उसने अमली बुक से सभी को ठीक किया था पर ये बंदी अभी तक बेहोश थी। और उसे लगता है कि कहीं लीना के दिल की धड़कनें बंद नहीं हो गई और वो उसकी धड़कनों को चेक तो करना चाहता था पर उसके ऊपर का सरफेस बहुत ही गोल था जिससे कंफ्यूज हुआ शैनी सोच रहा था इतनी बड़ी बड़ी चीजों पर मुझे दिल की धड़कनें कैसे सुनाई देगी। पर फिर भी मेरे पास इन चीजों का टाइम नहीं है, ये मेरे सेक्ट के बंदों में से एक है तो मुझे फटाफट कर इसकी जिंदगी बचानी पड़ेगी। और बस है वो उन बड़े बड़े हथियारों को छूता हुआ उसके दिल की धड़कनों को चेक करने की कोशिश करने लगता है पर इतने बड़े सरफेस की वजह से वो उसके दिल की धड़कनों को महसूस नहीं कर पा रहा था और उसे लगता है कि सच में लीना मारी गई है। और लीना जो कि एक्चुअली में बेहोश नहीं थी और बस इस चीज का दिखावा कर रही थी, एकदम शर्माती अपने मन में सोच रही थी, क्या करूं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैंने पहले से कहा था कि मैं इसकी जिंदगी बचाऊंगी पर उल्टी खुद मुझे इससे अपनी जिंदगी बचानी पड़ी, इसलिए मैंने बेहोश होने का दिखावा किया था। पर किसे लगा था कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। और यहाँ पर शैनी अभी पे उसके दिल की धड़कनों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था पर नाकामयाबी और कामयाबी दोनों उसके हाथों में थी। और टीना जिसका मूड थोड़ा बदला जा रहा था सोच रही थी कि अगर इसी तरह चलता रहा तो लग रहा था कि पब्लिक में वो बहुत ही बड़ी चीजें करना शुरू हो जाएंगे। कि तभी वहाँ पर शैनी से बात करने के लिए सिटी लॉर्ड भी आया था और वो दूर से देखता सोच रहा था, मुझे लगा नहीं था कि कोई इतना जवान बच्चा होगा इस लड़ाई में ये वाली बुक को जीतेगा। कि तभी उस सिटी लॉर्ड का आवाज लगा था, पीछे से एक बंदा था जो कि शैनी का एक्चुअल अटेंडेंट था जिसे यानर ने भेजा था। और वो अटेंडेंट सिटी लॉर्ड को जाकर बताता है कि मामला पानी ये चक्कर था और इस वक्त उनके सामने एम्प्रेस का मास्टर शैनी मौजूद था। और बस यह बात को जानकर सिटी लॉर्ड शैनी को जाकर पूरी इज्जत देते हैं और उसके कान में जाकर बताते हैं वही कोड जिससे शैनी को अटेंडेंट की पहचान करनी थी। जिससे शैनी पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि
जब ये मामला बनी किया था कि सिटी लॉर्ड्स के सामने झुकते शनिया को पूरी इज्जत देते बताते हैं, जूनियर मैं आपकी पूरी इज्जत करता और मैं आपका जूनियर जी हाँ जी शंको जी हाँ गॉन्ग का बेटा। और अब शायद शनिया को पता चलने वाला था कि एक्चुअली में मामला पानी कितना बिगड़ चुका था और उसने शुरुआत से ही गलत अटेंडेंट पकड़ लिया था। और खैर यहाँ पर एपिसोड 1 को एंड करते हैं और मैं भी इस सीरीज को पहले किसी ने एक्सप्लेन किया, पर मेरे ख्याल से हम में से और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप बस वीडियो के नीचे 250 कमेंट्स कर देंगे तो हो सकता है कि मैं भी इसका हर एक दिन एक एपिसोड आए। सोचो क्या होगा, फिर मजे आएंगे ना। फटाफट वीडियो के नीचे दबाकर कमेंट्स करो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आप अगली वीडियो को मिस ना कर पाए। सो एनीवेज गाइस फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।